साथियों, आज आपसे बात करने का एक खास कारण है। आप जानते हैं कि मैं किसी साधारण बात पर बार बार YouTube के माध्यम से मैं नहीं आना चाहता। और यह भी आपने देखा होगा कि मैं राजनीतिक घटनाओं पर, एडमिनिस्ट्रेटिव घटनाओं पर, किसी असेंबली के चुनाव हार जीत पर, किसी राजनीतिक दल के कार्यप्रणाली पर कभी टिप्पणी नहीं करता। आप सब जानते हैं कि पिछले 3-4 साल से मैं सिर्फ एक ही बात के पीछे लगातार अपने तर्कों को रखता हूं। मैं मानता हूं कि देश है, सरकार है, व्यवस्था है, इलेक्शन कमीशन है, जुडिशरी है, ये तमाम सरकार के अंग हैं और ये तमाम सारे अंग मिलकर के देश को चलाते हैं। मेरे मूल में, मेरी सोच में, मेरी बातचीत में देश कभी नहीं रहा, राष्ट्र रहा। क्योंकि देश में एक आम नागरिक की भूमिका बड़ी छोटी और लिमिटेड होती है। चुनाव होंगे तो आप वोट डालेंगे, सरकार का कोई आदेश है उसका पालन करेंगे, सड़क पे कैसे चलना है उसका पालन करेंगे। लेकिन हमारी जीवन में ज्यादातर काम हम अपनी आस्थाओं, परंपराओं, सरोकारों से, मान्यताओं से करते हैं और राष्ट्र परमानेंट होता है। राष्ट्र की एक कल्पना होती है, राष्ट्र आपके सरोकारों और आस्थाओं से जुड़ा होता है। एक भावनात्मक जो हमारी कल्पना है उसे राष्ट्र कहते हैं। पिछले 24 घंटे में मेरे जीवन में इतने ना ईमेल आए, ना इतने व्हाट्सएप आए और ना इतने फोन कॉल आए। मैं नहीं चाहता था इस पर कोई टिप्पणी करना, क्योंकि हमारे यहां टिप्पणी करना इतना आसान है। करोड़ों लोग तर्क कुतर्क, कुछ कमजोर, डरपोक, कायर, बुद्धिजीवी जब अपनी बात को स्पष्टता से नहीं कह पाते और अपनी उस तथाकथित बौद्धिक विचार को जस्टिफाई नहीं कर पाते, तो हार और जीत, मैं मानता हूं ये एक सिक्के का पहलू है। आप खेल खेलते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, हार जाते हैं। हार से कभी मैं ये नहीं मानता कि हार गए आप तो आप सब कुछ हार गए। तो मैं चुनाव हुआ अभी बंगाल में, उसमें कोई पार्टी जीती और एक पार्टी जीत का दावा कर रही थी, जितनी सीटें की दावा कर रही थी वो उतनी नहीं लाई, सिर्फ इतना ही फर्क है। अब किसको कितनी सीटें मिली और किसको कितनी सीटें मिली, ये मेरा कोई इसमें कम इंटरेस्ट, मैं इसमें जाना भी नहीं चाहता। लेकिन बंगाल, अगर आप सब लोग जो लाखों करोड़ों की तादाद में मुझे, आरएसएस सिंह साहब को, सुशील पंडित को, जनरजी डी बख्शी को, तुफैल चतुर्वेदी को, गौरव आर्या को, अंकुर शर्मा को अगर आप सुनते रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि हम राष्ट्र में ऐसी घटनाएं जिससे राष्ट्र को खतरा है, जिससे हमारे अस्तित्व को खतरा है, हमारी पहचान को खतरा है, हमारे सरोकारों को खतरा है, हमारी मान्यताओं परंपराओं को खतरा है, हम जनरली अपनी बात को उसके इर्द गिर्द रखते हैं। इसी विषय पर कोई महीने भर पहले मैंने आरएसएस सिंह के साथ एक इंटरव्यू किया। आप सब जानते हैं उन्होंने एक हाल में एक किताब लिखी है, नो द एंटी नेशनल्स। उसमें बंगाल के ऊपर काफी कुछ लिखा है उन्होंने और बड़े तथ्यों के साथ लिखते हैं, आप जानते हैं। उस वक्त भी मैंने यह कहा कि बंगाल का चुनाव कौन पार्टी जीतेगी कौन नहीं जीतेगी, लेकिन जो राष्ट्रवादी ताकतें अगर वहां कमजोर हुई और सत्ता तक नहीं पहुंची तो यह राष्ट्र की हार होगी। अब आप कह सकते हैं कि किसी पार्टी के हारने जीतने से राष्ट्र कैसे हार सकता है, क्योंकि बंगाल के बारे में और मध्य प्रदेश के बारे में तुलना नहीं हो सकती, उत्तर प्रदेश से नहीं हो सकती, क्योंकि बंगाल के चरित्र को समझना जरूरी है।
बंगाल की पूरी जो भौगोलिक स्थिति है उसे समझना जरूरी है, उसका जो राजनीतिक इतिहास रहा है उसे समझना जरूरी है। तब शायद हम आज जो कुछ हो रहा है उसके समाचार देश विदेश में छप रहे हैं। यह बात अलग है कि एक खास सोच के लोग उन समाचारों को, उन घटनाओं को, उन तस्वीरों को, उन विजुअल्स को आज भी बेहयाई के साथ नकार रहे हैं। मेरा इसमें भी कोई फर्क नहीं है कौन नकारता है कौन नहीं नकारता है। 2021 में आज दुनिया की सबसे बड़ी संचार क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा भारत के सनातनियों को हो रहा है, क्योंकि वही सनातनी हैं जिन्होंने ना इतिहास पढ़ा, और जो उन्हें पढ़ाया गया वो झूठा पढ़ाया गया। तो हमने उस पढ़े पढ़ाए इतिहास से आगे कभी झांकने की कोशिश नहीं की, और यही कारण है कि हम ये भूल जाते हैं कि इतिहास इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि उसे आप रट लें और उसके बाद उसमें कुछ नंबर ले आएं और आप पास हो जाएं। इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है कि जो गलतियां आपने तारीख में की हैं उनको दोहराया ना जाए, उनसे कुछ सीखा जाए। लेकिन पूरी दुनिया में एक सनातनी हिंदू समाज है जो अपनी गलतियों से सीखना नहीं चाहता, और आज भी हजारों हजारों साल पुरानी परंपराओं के उन आदर्शों के कारण वो हमेशा एक आदर्श स्थिति में रहने की कोशिश करता है। उसकी चाहत तो होती है, उसकी ख्वाहिश होती है, लेकिन जब आदर्श स्थिति न हो, सड़कों पे दंगाई हथियार लेके घूम रहे हो, आपकी पहचान, आपके विश्वास, आपके फेथ, आपकी आस्थाओं के कारण आपकी हत्या करना उनका मजहबी फलसफा हो, तब आप उनसे आदर्श स्थिति से नहीं जी सकते। यह बिल्कुल वैसा ही है कि अगर सेना का एक सिपाही सीमा पे खड़ा हो और दुश्मन मुल्क का आदमी उस पर गोली दागे, बम दागे, और वो आदर्श स्थिति में खड़ा हो कि नहीं हमें हमला नहीं करना है, तो यकीनन वो सिपाही अपने देश के प्रति जो उसने शपथ ली है उसका पालन नहीं कर रहा। इसलिए मैं मानता हूं कि बंगाल की इतिहास को जो आज हो रहा है, जिसका चर्चा बहुत सुबह से हो रही है, मुझे बहुत गुस्सा भी है, मुझे पीड़ा भी है। मैंने यही 24 घंटे में फैसला नहीं लिया तमाम सारे लोगों के दबाव में कि नहीं मुझे कुछ बोलना चाहिए। वैसे तो इस देश में बोलने की आजादी है, हर आदमी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन मुझे इस बात की हंसी आती है, तकलीफ होती है, इतना सब कुछ होने के बाद कोई बंगाल में नया कुछ नहीं हो रहा। 1990 में कश्मीर में हुआ, केरला में हो रहा है, 1921 में मोपला केरला में हुआ, हमने तब नहीं सीखा। औरंगजेब ने किया, हमने नहीं सीखा। 1947 में हुआ, हमने नहीं सीखा। हम हर संकट को शुतुरमुर्ग की तरह अपना मुंह छुपा करके मानते हैं कि समस्या समाप्त हो गई, क्योंकि हमें वो दिख नहीं रहा। और अगर दिख रहा है तो हम अपनी कायरता को आदर्शवाद में कैसे बदलें, इसमें हम बहुत एक्सपर्ट हैं। लिहाजा जब भी कोई ऐसी बात हो जहां हमें अपने तथाकथित उस बौद्धिक ज्ञान से निकल करके सड़क पर आकर के उस आताताई का, उस जिहादी का, उस हत्यारे, लुटेरे, बलात्कारी का जवाब देने के लिए शस्त्र उठाना चाहिए, तब हम बौद्धिक लोग अपनी उस कायरता को छुपाने के लिए ऐसे तर्क ढूंढते हैं और अपनों के बीच में ढूंढते हैं, और अपनों में से किसी एक को विलियन बना करके, क्योंकि अगर उन्होंने प्रतिकार करने की बात कही तो सबसे पहले उनका बौद्धिक ज्ञान और जिस समाज में वो रह रहे हैं उसमें एक झूठ है, एक फरेब है। बुद्धि के बल पर अपनी बात को चले जाओ, दूसरों को ज्ञान दो, खुद कुछ मत करो। वो ऐसे तर्क गढ़ते हैं कि दुश्मन को कहने की उनकी हिम्मत नहीं है, चोर को चोर, जिहादी को जिहादी, बलात्कारी को बलात्कारी, लुटेरे को लुटेरा कहने की उनकी हिम्मत नहीं है। इसलिए वो अपने बीच के योद्धाओं को, अपने बीच के बहादुर लोगों को जो फिजिकली मैदान में लड़ रहे हैं, हर दिन हर रोज मौत को अपनी हाथ में लेके घूम रहे हैं, और ये हर समाज में होता है, सबको घूमना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कुछ हमारे समाज में ऐसा हो रहा है, लेकिन हम हजारों साल के बाद पहली बार
कम से कम शब्दों से प्रतिकार नहीं कर पा रहे थे। आज पिछले कुछ सालों में आप सच को सच कहने की हिम्मत जुटा पाए हैं। चोर को चोर, डकैत को डकैत और जिहादी को जिहादी और आतंकवाद के मजहब को ढूंढ करके आप कह रहे हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि अगर हमने ये सब कहा तो कहीं हम निशाने पे ना आ जाएं। लिहाजा कुछ लोगों ने, तो जो भी हो, मैं बहुत लोगों को सुनता हूं, देखता रहता हूं, बंगाल की एक राष्ट्रवादी पार्टी की हार को यह कहते हुए बताया गया कि एक कोई स्वामी है, उनका इंटरव्यू कुछ यूट्यूब चैनल्स पे हुआ। जयपुर में संजय दीक्षित भाई हैं, उन्होंने शायद उनका इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा कि उस इंटरव्यू के माध्यम से यह स्वामी किसी पार्टी के लिए बिका हुआ था और उन्होंने जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल की, उनके वीडियो पूरे बंगाल के करोड़ों मुसलमानों ने देख लिए और उस बौखलाहट हो गए और उस वजह से वो एक हो गए। इसलिए यह हार हुई है। इससे ज्यादा मानसिक दिवालियापन और कायरता और बेशर्मी की बात ही नहीं हो सकती। यानी ये सब कुछ ये उनके बारे में बता रहे हैं कि उस वीडियो को दिखा दिखा करके कुछ विरोधी पार्टियों ने, भोले भाले बेचारे नासमझ अल्लाह के फरिश्ते भड़क गए और एक हो गए और उन्होंने सामूहिक तौर पर एक पार्टी को हरा दिया। और जो कुछ आज हो रहा है वीरभूम में, क्या हो रहा है, इसके अलावा वहां के कई सारे शहरों में क्या हो रहा है, नानौर में क्या हुआ, हजारों, कम से कम 4 से 5 हजार लोग वीरभूम, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, चुनाव के रिजल्ट आने के बाद वो जानते हैं शपथ ग्रहण समारोह होगा, सरकार बदलेगी, कब बदलेगी, कौन शपथ लेगा। उन्होंने कहा उससे पहले लूटपाट, हत्याएं, मर्डर इतना कर दो कि जिस एजेंडे के लिए हमने ममता बनर्जी को जिताया है, ममता बनर्जी के जीतने के बाद तो हम दोनों हाथ से लेंगे ही, उससे पहले ही अपना काम कर दो। जब तक लोग आएंगे तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का बदलाव होने वाला है। और मैं किसी राजनीतिक नेता के ऊपर इतना यकीन न करता, लेकिन मेरे दौर में जब हम पत्रकारिता में आए थे, बहुत सारे जर्नलिस्टों से मिले। मेरी कोई उनसे निजी वाकफियत नहीं है, 2-3 बार मैंने उनके साथ मंच शेयर किया। एक इंटेलेक्चुअल आदमी, एक बेहतरीन पत्रकार, जो गंभीर आदमी है, जो सेंसेशनल पत्रकारिता उन्होंने नहीं की, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रकार है। मेरा गुस्सा वहां से शुरू हुआ। राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, ये हो गया, वो हो गया, यहां तक समझ में आता है। और मैं जानबूझ के ये बात कह रहा हूं। मैंने जब उनकी बात सुनी, जब उनके ट्वीट मैंने देखे, तब मुझे लगा कि क्या बात है कि इस पार्टी के अंदर वो राज्यसभा के सांसद हैं, वो जहां से चुनाव लड़े, हारे जीते, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि जो शख्स 25, 30, 40 साल तक पत्रकारिता में रहा हो, उसका एक स्टेचर हो, बेहतरीन किताबें लिखी हो, वो कोई सस्ती राजनीति के लिए सस्ते डायलॉग नहीं बोलेगा। उन्हें अपनी गंभीरता का भी ध्यान होगा, उन्हें अपने कद का ध्यान होगा, उन्हें अपनी बैकग्राउंड का ध्यान होगा। उन्होंने जब यह ट्वीट किया, तब मुझे लगा कि राजनीतिक स्वार्थों के लिए पार्टियां झूठ बोल सकती हैं, लाशों के अंदर आंकड़ों की हेर फेर करके अपना नफा नुकसान देख सकती है। लेकिन सपन दास गुप्ता को जितने उनके ट्वीट देखे, जितनी उनकी बातें हैं, उनकी बातें उनकी अपनी पार्टी से मेल नहीं खा रही। तब मुझे लगा राजनीति की अपने परिभाषा है, अपने उसमें नफे नुकसान है। इसलिए जो उनके अंदर का पत्रकारिता का जो एलिमेंट था, उन्होंने जो कुछ देखा, एक किसी पार्टी के एमपी होने के नाते उन्होंने नहीं लिखा। इसलिए उनकी भाषा में और एक प्रोफेशनल पार्टी के अंदर किसी पद पर बैठने वाले की भाषा में जमीन आसमान का फर्क होता है। यह उन्हीं का ट्वीट है। उन्होंने कहा
बीरभूम जिले के नामनूर जो इलाका है, वहां कम से कम 1000 परिवार, अगर 1000 परिवार है तो एक परिवार में 4 भी लोग हैं तो भी 4 साढ़े 4 हजार लोग उस पूरे गांव से जिहादियों ने, इस्लामिक आतंकियों ने अपने एजेंडे के तहत रातों रात लूटपाट, मारपीट, हत्या, बलात्कार किया। उन्हें भागने पे मजबूर कर दिया। वो कहीं दूर जंगल में जाके अपनी जान बचाए। सोचिए क्या दहशत का माहौल होगा। पार्टियों ने चुनाव लड़ा, पार्टी के लोग दिल्ली आ गए, समाप्त हो गया। शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें कहा गया कि हमारी पार्टी के वर्कर के साथ जो हुआ है हम उसका हिसाब लेंगे। पार्टी कौन है कौन नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि 2.2 करोड़ वोट एक पार्टी को मिले हैं। जिस पार्टी को 77 सीटें मिली हैं, उनका वोट शेयर क्या है? बंगाल के 2.2 करोड़ लोगों ने उस पार्टी को अपना मत दिया है। पार्टी कार्यकर्ता से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी उस आदमी के लिए है जिसने सब कुछ दांव पे लगाकर आपको वोट दिया, आपके भरोसे पे वोट दिया, आपकी बात पे यकीन किया उसने। हम हैं। चुनाव समाप्त हो गया। आपने उन लोगों को जो 35 साल वामपंथी और माओवाद के अत्याचारों से लड़ रहे थे, वो किसी राजनीतिक पार्टी का टिकट पाने के लिए, राजनीतिक पद पाने के लिए नहीं लड़ रहे थे। वो अपनी संस्कृति गांव में रहकर बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी पहचान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। एक लंबे कालखंड के बाद उन्होंने आप पे भरोसा किया, कहा कि जो आप कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने खुल के आपको समर्थन दिया। ये बात अलग है। हो सकता है कि चुनावी गणित में कहीं 100 से, कहीं 200 से, कहीं 1000 से, कहीं 2000 से आप हार गए हो। आपकी सोच के आसपास वो गिनती ना ही हो, ये एक महत्वपूर्ण नहीं है बात यह है कि वो 2.2 करोड़ लोग जो सदियों से दबे हुए थे, आपके भरोसे पर, आपकी ताकत पर, आप मरकज में हैं, आपके पास संवैधानिक सारी ताकत है, और जब लोग संविधान को तार तार कर दें, संवैधानिक संस्थाओं के मजाक उड़ा करके चौराहे पे खड़ा कर दें, शपथ ग्रहण समारोह के अंदर अगर राष्ट्रपति का नुमाइंदा यह कहे कि आपने जीत हासिल की, मैं मुबारकबाद देता हूं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन यही मैंने कहा, आदर्शवाद की स्थिति नहीं है। गवर्नर राष्ट्रपति का नॉमिनी होता है। उस राज्य के अंदर उसकी फादर फिगर की पोजीशन होती है। अगर उसने यह कहा कि आपको लॉ एंड ऑर्डर की तरफ देखना चाहिए, तो आप बदतमीजी और संविधान की दुहाई देने वाले लोग, प्रजातंत्र लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग ये कह रहे हैं। वहीं खड़े होकर के उसी मंच से जो शपथ ग्रहण समारोह था, उस राज्य की वजीर आला वहीं खड़े होकर के उन्होंने इस देश की एक ऐसी संस्था जिन्होंने दुनिया के 60 से 70 देशों में चुनाव की प्रक्रिया को, उस प्रोसेस का इंप्लीमेंटेशन किया। उन देशों ने उन्हें बुलाया कि भारत किन परिस्थितियों के अंदर इलेक्शन कराता है। उस संस्था की इज्जत को तार तार उस गवर्नर के सामने कर दिया। क्यों? कि आज राजनीति का मतलब यह हो गया है कि सत्ता लूट से, डर से, मार से, बलात्कार से, किसी भी कीमत पर सत्ता पे बैठो और सिर्फ बार बार ये को हम संविधान की दुहाई देते हैं और उसी संविधान को तार तार करते रहो। इसलिए मैं कह रहा हूं, सपन दास गुप्ता, एक के बाद आपके एक ट्वीट के बाद मुझे लगा, मैं शायद अपने 3.5 साल में मैंने कभी किसी पार्टी के नेता का नाम नहीं लिया, मैंने कभी किसी पार्टी को इंडिविजुअल किसी चीज में शाबाशी नहीं दी। मैंने अगर किसी ने सत्ता में बैठने के बाद राष्ट्र को बचाने का कोई काम किया हो तो मैंने उसकी तारीफ की। किसने सड़कें कितनी बनाई, कितने हवाई जहाज उड़ाए, कितनी जीएसटी आई, कितनी, मैं इस पे बोलते ही नहीं, क्योंकि इस पे बोलने के लिए करोड़ों लोग हैं। उनके जितने ट्वीट हुए हैं, मैं और मेरी टीम आपको मुबारकबाद देती है।
राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जिन तथ्यों को आपने कहा, जिन बातों को आपने लगातार कहा कि आप कह रहे हैं कि बंगाल कैलकाटा हाई कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए, आप सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी प्रजातांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ेगी। जो लोग हथियार लेके सर काट रहे हैं, अपने जिहादी उन्मादी उस किताब से प्रेरित होकर पूरे इलाके में दंगा फैलाकर, लूटकर, भोली भाली बच्चियों और औरतों का रेप करके, उन्हें मोलेस्ट करके आप उनसे लड़ाई लड़ेंगे प्रजातांत्रिक तरीके से? मजाक करते हैं आप सोचिए, आप दिल्ली में आ गए, वो लोग किसके भरोसे छोड़ा आपने? किन लोगों के भरोसे छोड़ के आए आप? क्या आप अगर केंद्र में हैं तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? और क्यों नहीं? हम उत्तर प्रदेश में हैं, आपको वोट दिया, आप दिल्ली में हैं, हमने आपको वोट दिया, और आप कहें कि नहीं आप दिल्ली में हो, यहां हमारा राज नहीं है तो यहां आप मरो, तो यार रिंकू शर्मा की हत्या होगी तो खामोश। और लॉ एंड ऑर्डर राज का विषय है, तो राज में जिन लोगों ने आपको देश की केंद्रीय सत्ता में बिठाया है, उनके लिए आपका क्या कार्यक्रम है? क्यों यकीन करें आपकी बात पे? जान जाने के बाद सारा सब कुछ समाप्त हो जाता है। जिसका घर चला गया, जिसकी मां बहन बेटा बेटा मारा गया, उसके लिए कोई पार्टी नहीं होती। 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। बहुत सारी मुझे अंदरूनी बातें पता है, बंगाल जाकर ही सब कुछ पता होगा ऐसा नहीं होता। मैं उन बातों को बोलना नहीं चाहता क्योंकि वो मेरे बातचीत का कोई कभी दायरा नहीं रहा। आज भी हम इतने वर्षों के बाद भी सच बोलने से किससे घबराते हैं? अरे इस देश का आम नागरिक, जिनको सुबह से लेकर शाम तक ये जिहादी खुलेआम धमकियां देते हैं, भारतीय संविधान के तहत कहां लिखा हुआ है कि कोई अनाउंस करे कि मैं फला का गर्दन काट दूंगा? एक एमपी संसद में शपथ लेता है, वो ये भाषा बोलता है, एक गुस्ताख, रसूल की तौहीन करने वाले तिवारी, तू जहां भी होगा उसे निकाल के लाया जाएगा, और इंशाअल्लाह तेरी गर्दन हम काटेंगे अगर हिंदुस्तान की अदालतों ने तेरा फैसला नहीं किया। और उसके बारे में नहीं बोलते आप, कोई धारा नहीं लगती, सुप्रीम कोर्ट सो जाती है, सुओ मोटो कहां चला जाता है, पुलिस बॉडी बन जाती है, राजनीतिक दलों के मुंह में दही जम जाता है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े होकर बोलता है, कमलेश तिवारी, कि तूने जो गुस्ताखी की है इसकी सजा हम तुझे देंगे। एक 2 कौड़ी का मौलाना, चोर, रेपिस्ट, बच्चों का मोलिस्ट करने वाला, वो कहता है खड़े होकर के शान से टेलीविजन पे कि कमलेश तिवारी तेरी हम गर्दन काटेंगे और 51 लाख का इनाम घोषित करेंगे। वो खुलेआम घूमता है। कहां जाता है इस देश का कानून? कहां जाता है साला ये प्रजातंत्र? किसके लिए है ये प्रजातंत्र और कानून? एक हत्या हो गई, खामोश हो गए। खुलेआम लोग हत्याओं का ये खेल खेला जा रहा है। ये इस्लामिक फतवा नहीं है, ना इस्लामिक देश है। ये इस्लामिक फतवा दाढ़ी की याड़ में इस्लामिक गुंडागर्दी है। आप उस समाज को चुनौती देते हैं, उस समाज को चुनौती दिलवाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। जो समाज हजारों हजारों साल की सभ्यता के बाद एक भी इतिहास में ऐसी घटना नहीं मिलती कि सनातनी हिंदुओं ने किसी का धर्म बदला, सनातनी हिंदुओं ने किसी पर चढ़ाई कर दी। सनातनी हिंदू अपने इस आदर्श के कारण अपनी भारत भूमि को अफगानिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया से खोते खोते आज यहां तक आ गया, लेकिन उसने फिर भी हमला नहीं किया। आप चाहते हैं कि यह आदर्शवाद उसका कायरता में बदल जाए? कब तक मेरठ, मलियाना, मुजफ्फरनगर, संभल, रामपुर, अलीगढ़,
कब तक ये पाकिस्तान जो बनाने की ख्वाहिश थी जिना की भारत के पेट में, आप बनने देंगे इस प्रजातंत्र की आड़ में? धरना दे करके, शांति पाठ करके तो गांधी भी देश नहीं बचा पाए। गांधी ने भी 1921 में जिस थ्योरी का पालन किया, तुर्की की खिलाफत मूवमेंट का समर्थन किया, यहां के हिंदुस्तान के मक्कार मुसलमान मौलाना जौहर अली, मौलाना मोहम्मद अली जैसे मक्कार, उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, क्योंकि गांधी को भी दिल जीतने की बड़ी कोशिश थी कि हिंदुस्तान के मुसलमान अगर हम उनका खिलाफत में साथ देंगे तो भारत की आजादी की लड़ाई में। उसी दरमियान कांग्रेस में लाइन से मुसलमानों को अध्यक्ष बनाया गया। जिस 1921 और 20 में इस देश में गांधी दिल जीत रहे थे मुसलमानों का, श्रद्धानंद की हत्या पे चुप्पी साध रखी थी, जिस गांधी ने मात्र 27 साल के अंदर ये देश 2 टुकड़ों में बट गया, दिल जीता था आपने। 11 लाख लोग मारे गए, आपका दिल नहीं भरा। गांधी जी, शांति पाठ करने से अगर शांति मिल रही होती तो भगवान कृष्ण को बांसुरी छोड़ करके सुदर्शन चक्र नहीं उठाना पड़ता, भगवान राम को तीर कमान साधना नहीं पड़ता, रावण का को खत्म नहीं करना पड़ता। ये कायरता की निशानी है। किसी पे वार मत करो, समझ में आता है, लेकिन किसी के वार का जवाब ऐसा दो कि उसकी नस्लें याद रखें। इस देश को कायर मत बनाओ। बड़े सालों के बाद इस देश ने अपनी पहचान की तरफ, अपनी आस्थाओं की तरफ, अपने सरोकारों पे गर्व करना सीखा है। राजनीति उसका एक छोटा सा अंग है जो सबको बहुत बड़ा लगता है। राजनीति करिए, क्योंकि ये भारत जब तक हिंदू सनातनी बहुसंख्यक है तब तक खूब राजनीति करिए। कश्मीर में राजनीति नहीं होती, केरला में राजनीति नहीं होती, संबल मुरादाबाद में नहीं होती, रामपुर में नहीं होती, अलीगढ़ में नहीं होती, मेरठ मल्याने में नहीं होती, आजमगढ़ में नहीं होती। कहां कहां के नाम गिनाऊं मैं आपको? आपके दौर में तो 70 सालों में इस देश के अंदर 500 से ज्यादा पाकिस्तान कश्मीर बन चुके हैं। आप उन्हें लोकतंत्र के माध्यम से, संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से आप उन्हें मेन स्ट्रीम में लाएंगे, आप उनका दिल जीतेंगे। ये जिहादी, ये आतंकी जो प्रॉफिट मोहम्मद के न हुए वो आपके होंगे, जिन्होंने उनके दामाद की गर्दन काटी और पैरों से उनको रोदा, उससे फुटबॉल खेली, उनकी बेटी की मार मार के पसलियां तोड़ दी। ये बर्बर जाहिल लोगों को आप समझाने आए हैं? आपकी बात सुनने वाले हैं? आप नमूने पालते रहिए दो एक, कुछ लोगों को छोड़ दीजिए जो इधर उधर का मंच बना करके घूम रहे हैं। कुछ नहीं मिलने वाला। सत्ता में हैं आप, इसलिए कुछ लोगों को आजकल बहुत ज्ञान सूझ रहा है। जो लोग अपने कार्यकर्ता की हिफाजत केरला में नहीं कर पाए वो ज्ञान दे रहे हैं। राजनीतिक लोगों की मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन सामाजिक संगठनों की मजबूरी क्या है? सच बोलो। कायरता की निशानी मत दिखाओ। इस समाज को कायर और नपुंसक मत